हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ रोहिकांत शर्मा। और अपन देख रहे थे जो बैंडविड्थ थी, लास्ट जो टॉपिक था अपना बैंडविड्थ, उससे आगे देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस सीरीज सर्किट। क्वालिटी फैक्टर क्वालिटी फैक्टर फॉर ए सीरीज रेजोनेंस सर्किट। क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करना है किसके लिए? कोई भी यदि सीरीज रेजोनेंस सर्किट है उसके लिए क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। क्वालिटी फैक्टर कैसे किससे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करें? कैपिटल क्यू से। तो कोई भी यदि सीरीज रेजोनेंस सर्किट है उसके लिए क्वालिटी फैक्टर कैसे डिफाइन करेंगे? अपन ने इस बार इससे पहले जो टॉपिक था वो बैंडविड्थ देखा था। बैंडविड्थ कैसे कैलकुलेट किया था? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यानी जो फ्रीक्वेंसी थी उसके साइड में जो फ्रीक्वेंसी थी उससे रिलेटेड जो निकाला था अपन ने। एक तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू तो आई थी आर अपॉन में कैपिटल एल। ऐसे एफ टू निकाले थे 2 पाई एफ टू एल, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखे तो 2 पाई एफ वन इज इक्वल टू कितना था? कैपिटल आर अपॉन में कैपिटल एल। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? एफ टू माइनस एफ वन इज इक्वल टू 2 पाई कॉमन लेके उस साइड में लेके जाए तो कितना हो जाएगा? आर अपॉन में 2 पाई एल हो जाएगा। तो ये आ गई थी बैंडविड्थ आई थी। F1 F2 की फॉर्म में ये हो गई थी बैंडविड्थ, और ओमेगा 1 ओमेगा 2 की फॉर्म में ये हो गया था बैंडविड्थ। अब इसमें अपन को निकालना है क्या? क्वालिटी फैक्टर। अब क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर क्या हुआ? जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और जो बैंडविड्थ का जो रेशियो है उसे क्या बोलते हैं? क्वालिटी फैक्टर। फर्स्ट डेफिनेशन तो ये हो गया इसको क्वालिटी फैक्टर की। क्वालिटी फैक्टर की फर्स्ट यदि डेफिनेशन देखें तो क्या होगी? क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर्म में क्या हो? बैंडविड्थ, बैंडविड्थ। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रेजोनेंस जो फ्रीक्वेंसी उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो कितनी होगी? एफ आर अपॉन में कितना हो जाएगा? एफ टू माइनस का कितना हो जाएगा? एफ वन। और एफ टू माइनस एफ वन है तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन? जैसे इसमें एफ टू माइनस एफ वन की वैल्यू यदि यहां से रखें तो कितनी आ जाएगी? और एफ आर को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा एफ आर इज इक्वल टू ओमेगा आर इज इक्वल टू कितना होगा? 2 पाई एफ आर। तो यहां से एफ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओमेगा आर अपॉन में 2 पाई। एफ आर की तो वैल्यू ये पुट कर दें, ओमेगा आर अपॉन में 2 पाई। एंड एफ टू माइनस एफ वन ऐसे ही यहाँ पे कर दिया एफ टू, तो ओमेगा 2 अपॉन में 2 पाई, यानी ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? ओमेगा 2 अपॉन में कितना बन जाएगा? 2 पाई। माइनस का क्या होगा इधर? माइनस का कितना हो जाएगा? ऐसे F1 के लिए देखें, F1 के लिए देखेंगे तब कितना हो जाएगा इधर? ओमेगा 1। F1 के लिए देखोगे तो ओमेगा 1 अपॉन में कितना आ जाएगा? 2 पाई। तो इसमें एलसीएम लेके जब सोल्व करेंगे दोनों का एलसीएम 2 पाई आएगा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट। या जो क्वालिटी फैक्टर ओमेगा आर की फॉर्म में निकालेंगे तब कितना हो जाएगा? ओमेगा आर। इन दोनों का एलसीएम यदि लेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा कितना? 2 पाई माइनस का 1 ओमेगा 1। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, यानी कि अब से अपने पास ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू यहां से देखें, एक तो फॉर्मूला आपको ये ध्यान में रखना है क्वालिटी फैक्टर के लिए, सेकंड ये ध्यान में रखना है यदि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में तब तो ये वाला फॉर्मूला काम में लोगे क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए। सेकंड क्वालिटी फैक्टर ओमेगा आर की फॉर्म में कैलकुलेट करना है तब ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है। अब देखो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो है कल अपन ने कैलकुलेट जो किया था लास्ट वीडियो में, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू जो है वो कैपिटल आर अपन में कैपिटल एल है। तो क्वालिटी जो फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ओमेगा आर कैपिटल आर अपॉन में एल है। एल जो है वो न्यूमरेटर में ओमेगा आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो क्वालिटी फैक्टर वो कितना जाएगा? ओमेगा आर एल अपॉन में क्या जाए? कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का अदर जो डेफिनेशन देखें, सेकेंड जो डेफिनेशन होगी क्वालिटी फैक्टर की, ये तो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में या फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में था।
नेक्स्ट यदि देखें अपन, नेक्स्ट बात करें किसका, यदि क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, क्वालिटी फैक्टर को यदि डिफाइन कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो डिफाइन करेंगे वो होगा रिएक्टेंस, रिएक्टेंस फॉर कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, कैपेसिटर अपॉन में, यानी रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोल सकते हैं, फिर रिएक्टेंस फॉर कैपेसिटर बोल सकते हैं, अपॉन में रेजिस्टेंस, उनका रेशियो भी क्या होगा, क्वालिटी फैक्टर होगा, क्या हो जाएगा, क्वालिटी फैक्टर। और रिएक्टेंस फॉर कैपेसिटर, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स सी से, एक्स सी अपॉन में कैपिटल आर रेजिस्टेंस, एक्स सी की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में ओमेगा सी, एक्स सी की वैल्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, कैपिटल आर। ऐसे यदि क्वालिटी फैक्टर को और यदि डिफाइन करना है तो उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा उसे क्या बोलेंगे, क्वालिटी फैक्टर बोलेंगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का जो रेशियो उसे क्या बोलेंगे, क्वालिटी फैक्टर बोलेंगे। अब यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सएल से अपॉन में कैपिटल आर, यानी एक्सएल, एक्सएल क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा एल अपॉन में क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। ये रेजिस्टेंस की फॉर्म में क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट जो है, यदि वोल्टेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, वोल्टेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर जैसे वोल्टेज, वोल्टेज, वोल्टेज ऑन कैपेसिटर, वोल्टेज ऑन कैपेसिटर इन रेजोनेंस कंडीशन, इन रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन, और वोल्टेज ऑन रजिस्टर, वोल्टेज ऑन, वोल्टेज ऑन रजिस्टर। सेम किसके लिए होगा, कैपेसिटर की जगह पे क्या कर लोगे, इंडक्टेंस, ठीक है। तो दोनों के लिए भी देखें, पहले तो कैपेसिटर के लिए देखें वोल्टेज कितना अप्लाई होगा, तो वोल्टेज, वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, करंट, मैक्सिमम करंट इनटू में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यहाँ पे कौन से काम में लेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अपॉन में क्या आ जाएगा इसमें, वोल्टेज ऑन रजिस्टर, वोल्टेज ऑन रजिस्टर का मतलब वोल्ट, रजिस्टर पे वोल्टेज होगा वो कितना होगा, आई नोट अपॉन में आर, यानी वो वैल्यू आएगी कितने आ जाएगी, आई नोट से आई नोट कैंसिल, 1 अपॉन में ओमेगा सी आर, ठीक है। ऐसे ही क्या करना है, उसके लिए इंडक्टर के लिए भी यदि करें, इंडक्टर के लिए यदि करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई नोट एक्स एल अपॉन में कितना हो जाएगा, आई नोट कैपिटल आर, एक्सएल की वैल्यू कितनी है, ओमेगा एल अपॉन में कितना आ जाएगा, कैपिटल आर, ये सेम वैल्यू है। यानी क्वालिटी फैक्टर है जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इन रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन में कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का जो रेशियो उसे क्या बोलेंगे, क्वालिटी फैक्टर बोलेंगे। या फिर जो फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का जो रेशियो उसे क्या बोलेंगे, क्वालिटी फैक्टर बोलेंगे। अब इससे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हो जाएगा पावर इन एसी सर्किट। पावर इन अल्टरनेटिंग सर्किट, पावर इन अल्टरनेटिंग सर्किट, पावर इन अल्टरनेटिंग सर्किट जब देखें, यदि कोई भी अल्टरनेट सर्किट दे रखा है उसमें यदि पावर को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। पावर इन अल्टरनेटिंग सर्किट का मतलब क्या है, अपन कोई भी सर्किट ले लें जिसमें तीनों एलिमेंट्स दे रखे, कौन कौन से, रजिस्टर भी दे रखा है, इंडक्टर भी दे रखा है और कैपेसिटर भी दे रखा है, तो उसमें उसको किससे कनेक्ट कर दें, अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दें, तो उस अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स से रिलेटेड अपन को पावर कैलकुलेट करना है। अब यदि अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज कितना मान लें, V, उससे करंट जो इंस्टेंटेनियस करंट है उसकी वैल्यू कितनी मान लें, I, तो इसमें इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगी क्या जाएगा, पावर, वो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या जाएगा, पावर होगा। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होती है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी। अब यदि इनमें फेज डिफरेंस जो वो कितना मान ले, थीटा यदि मान ले, तब कितना है, I इज इक्वल टू I नोट साइन
ओमेगा टी प्लस का कितना हो जाएगा थीटा। ये वैल्यू यहाँ पे जब पुट करेंगे तो पावर की जो वैल्यू आएगी वो देखो कितनी आ जाएगी, v इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई आई की वैल्यू जो इंस्टेंटेनियस करंट की जो वैल्यू है आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस का कितना होगा थीटा। यहाँ पे वैल्यू जब रखे p इज इक्वल टू वी नोट को आई नोट से मल्टीप्लाई करो तो कितना वी नोट आई नोट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस का कितना आ जाएगा थीटा। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, वो आइडेंटिटी लगा दो इसमें। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए। ये आइडेंटिटी लगानी है यहाँ पे। तो क्या करोगे इसमें, जो पावर जो है अल्टरनेटिंग सर्किट में वो कितनी हो जाएगी, वी नोट आई नोट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यदि ये लगाएं तो कितना हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू कितनी है ओमेगा टी, कोस बी की वैल्यू कितनी है कोस थीटा, प्लस का प्लस यदि आगे कर दें इसको प्लस साइन बी कितना है थीटा साइन थीटा, कोस ए की वैल्यू कितनी है ओमेगा टी। ब्रैकेट के बाद साइन ओमेगा टी इसको कंप्लीट से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना होगा, वी नोट आई नोट साइन ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी कोस थीटा से मल्टीप्लाई करना तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साथ में कितना आएगा कोस थीटा, प्लस का कितना होगा साइन थीटा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस थीटा, साइन थीटा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। इसमें क्या करते हैं, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो टर्म दे रखी है ये साइन थीटा तो इधर बाहर रख लिया और इसको ब्रैकेट में क्लोज करके क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से क्या कर दिया इसको डिवाइड कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई 2 से क्या कर दिया, इधर तो मल्टीप्लाई कर दिया, उधर क्या कर दिया इधर डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया। तो देखो ये 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू में क्या होगा कोस थीटा, तो कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। ये वैल्यू यहाँ पे काम में लेनी है, तो ये वैल्यू जब यहाँ पे काम में लोगे तो पावर की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस थीटा प्लस ये साइन 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा होता है, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2 साइन थीटा, या फिर साइन 2 थीटा वाला लिख दो साइन 2 ओमेगा टी साइन थीटा। ठीक है, अब करना क्या इसमें, अपन को पावर की वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो ये होगी, ठीक है पावर की इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो ये होगी, बट यहाँ पे क्या करोगे एवरेज लेना है इसका। एवरेज वैल्यू यदि निकालेंगे, एवरेज किस पे डिपेंड करेगा, एवरेज यदि निकालो जैसे एवरेज का साइन होता है वही वाला सिंबल काम मिलेंगे, वी नोट आई नोट। अब एवरेज जहां पे टाइम टी दे रखा है उस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे टी पे यानी चेंज होगा, चेंज हो रहा है तो उसी पे क्या करना है एवरेज वैल्यू काम में लेनी है। तो यहाँ पे क्या कर दो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कोस थीटा प्लस 1/2 साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू साइन थीटा। अब देखो इनकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालना, अपने पहले भी एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालनी है। पहली तो कौन सी एवरेज वैल्यू है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू निकालनी है कंप्लीट साइकिल के लिए। जब एवरेज वैल्यू निकालते तब क्या करते हैं 0 to कैपिटल टी कंप्लीट, उसमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी दे रखा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। एवरेज वैल्यू ऐसे निकालेंगे, इसमें टी का डिवाइड चला जाएगा तो 1 में टी आ जाएगा बार, मतलब इसमें एवरेज जब मीन निकाला था तो इसमें dt का 0 to कैपिटल टी किया था। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन अपन को ध्यान नहीं है, तो क्या करो 1 प्लस एक तो होता है कोस 2 थीटा, तो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला तो ये होता है। सेकंड होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा।
यानी जब कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तब तो 1 प्लस कोस 2 थीटा 4 वाला फॉर्मूला काम मिलेंगे, और साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना है तो 1 माइनस कोस 2 थीटा अपन में 2 का इंटीग्रेशन काम मिलेंगे। तो ये ऑफ कौन सा दे रखा है, साइन स्क्वायर वाला दे रखा है, तो साइन स्क्वायर वाला दे रखा है तो ये वाला काम मिलेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे क्या किया है, साइन स्क्वायर थीटा के वैल्यू निकालने 2 मल्टीप्लाई इस साइड में आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें जब वैल्यू रखेंगे ये वाली तो कितना हो जाएगा, इधर तो कितना हो जाएगा dt का इंटीग्रेशन t, तो t को लिमिट जब रखें कैपिटल T यानी 1 अपॉन में कैपिटल T तो बाहर आ गया इधर, और इधर साइन स्क्वायर ओमेगा t, थीटा की जगह यहाँ पे ओमेगा t दे रखा, तो ये ध्यान रखना 1 माइनस कोस 2 थीटा की जगह कितना दे रखा है ओमेगा t, कोस 2 ओमेगा t अपॉन में क्या करना है बाय में 2 करना है, बाहर क्या जाएगा dt, लिमिट कहां से कहां था 0 टू कैपिटल T। तो ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट देखो अब करना क्या, इसके एवरेज वैल्यू निकालने के लिए, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या कर रहे हैं अपन, एवरेज वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू निकाल रहे हैं, एवरेज वैल्यू, इसके एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसमें क्या करना है आपको 1/t कैपिटल T, पहले तो इस टर्म्स को सेपरेट कर, जैसे 1/2 dt माइनस कोस 2 ओमेगा t अपॉन में कितना हो जाएगा 2 dt, सेपरेट कर दिया, फिर 2 को बाहर ही ले, 1/2 को जो है बाहर लेके आ जाए तो ये बचेगा ओनली, 2 को बाहर ले dt, लिमिट जो है वो कितनी है 0 टू कैपिटल T, यानी जब इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तब कितना आ जाएगा 1/2 कैपिटल T, और इधर इंटीग्रेशन करना है dt का इंटीग्रेशन कितना होगा स्मॉल t माइनस कोस 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन कितना होता है कोस का माइनस साइन, तो कोस का इंटीग्रेशन माइनस साइन हटा के साइन में आ जाएगा ओनली, माइनस साइन हटा के ओनली साइन में, साइन 2 ओमेगा t, ये तो हो गया कोस का, बट अंदर 2 ओमेगा t उसका भी डिफरेंस इंटीग्रेशन करोगे तो डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 ओमेगा, लिमिट कहां से कहां तक रखनी है 0 टू कैपिटल T, तो इसमें जब लिमिट रखोगे तो कितना जो 1/2t कैपिटल T, पहले अपर लिमिट रख रहे हैं, फिर लोअर लिमिट जब रख रहे हो तब इसमें कितना 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा, ओमेगा की जगह कितना रखते हैं 2 पाई अपॉन में कैपिटल T रखते हैं, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई अपॉन में कैपिटल T होता है, तो इसमें 2 पाई अपॉन में कैपिटल T रख दिया, साइन 2 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई अपॉन में कैपिटल T, स्मॉल t की जगह पहले अपर लिमिट रखनी है तो अपर लिमिट कैपिटल T, माइनस साइन लगाओगे, माइनस साइन की जगह बाद में क्या करना है लोअर लिमिट रखनी है, लोअर लिमिट कितनी रखोगे t की जगह 0 और नेक्स्ट वाला भी 0, यानी ये वाले लोअर लिमिट तो कितने 0 हो जाएगी, इसमें देखें कैपिटल T से कैपिटल T कैंसिल हो, साइन 2 इंटू 2 पाई कितना हो जाएगा साइन 4 पाई, साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी ये वैल्यू 0 है तो ये कंप्लीट टर्म की क्या हो जाएगा 0, यानी ये लास्ट वाली जो टर्म वो कितनी आ जाएगी 0 हो जाएगा, यानी अपने पास बचेगा क्या ओनली t बचेगा, कैपिटल T बचेगा, ठीक है, कैपिटल T यदि बच रहा है तो t से t कैंसिल आउट, यानी 1/2, यानी जो साइन स्क्वायर ओमेगा t के जो एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 होगी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू तो कितनी आ गई, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, कंप्लीट साइकिल के लिए कर रहे हैं, कंप्लीट साइकिल का मतलब जो टाइम है वो कहां से कहां तक है 0 टू कैपिटल T, कंप्लीट टाइम का मतलब ये होगा ना 0 t/4 t/2 3t/4 एंड कैपिटल T, ये कंप्लीट साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल मतलब 0 टू कैपिटल T के लिए जो अपन साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू निकालेंगे वो कितनी आएगी 1/2 आएगी। ऐसे ही साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू यदि निकालें, साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू यदि निकालेंगे तो वही मेथड काम में लेना है, न्यूमरेटर में तो क्या लिखना है साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लिमिट कितनी रखनी 0 टू कैपिटल T, डिनोमिनेटर में जो टाइम है उसका इंटीग्रेशन, तो क्या बनेगा साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन जब करोगे, साइन 2 ओमेगा टी का जब इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस कोस 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना तो कितना होगा 2 ओमेगा होगा, लिमिट कहां से कहां तक 0 टू कैपिटल T,
नीचे जो है डिनोमिनेटर में देखो dt का इंटीग्रेशन t होगा, लिमिट जब रखोगे कैपिटल T आएगी ओनली, जीरो वाले तो जीरो, तो कितना हो जाएगा 1 बाई कैपिटल T। इसको जब सोल्व करोगे तो साइन 2 ओमेगा t है, उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1/2, 2 ओमेगा भी बाहर ले लेना, यानी 2 ओमेगा कैपिटल T, माइनस साइन भी बाहर ले लिया, वैल्यू रखनी है कोस 2 ओमेगा, ओमेगा की जगह कितना रखे हैं 2 पाई अपॉन में कैपिटल T, पहले अपर लिमिट रख रहे हैं, अपर लिमिट कितने है कैपिटल T है, माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी रखोगे 0, कितनी रखोगे 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कैपिटल T से कैपिटल T कैंसिल आउट, यानी जो साइन 2 ओमेगा t की जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी -1/2 ओमेगा t कैपिटल T। यहाँ पे देखो कोस 4 पाई, कोस 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी कोस 4 पाई, कोस 0, कोस 2 पाई, कोस 4 पाई, तीनों की वैल्यू क्या होती है, यानी जो पाई का इवन इंटीजर होता है उसका कोस की वैल्यू क्या होती है 1 होगी, कितनी होगी 1, ऐसे कोस ये कितनी हो जाएगी 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी 1, तो यानी कि जो साइन 2 ओमेगा t है उसकी जो एवरेज वैल्यू है यहाँ पे 1 - 1 कितना हो 0, तो उसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी 0। तो ध्यान रखना आगे भी कभी काम में आएगा कि जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी और साइन 2 ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, कितनी होती है कंप्लीट साइकिल के लिए, ये चीज और ध्यान रखना कि कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है साइन स्क्वायर ओमेगा टी की तो वैल्यू कितनी होती है 1/2, एंड साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू अभी निकाली है वो कितनी होती है 0। ये वैल्यू वैसे ही याद रख लेना कि एग्जाम में तो आपको करना नहीं है, बस डायरेक्ट ये वैल्यूज लिख के सिंस लगा के यहाँ पे सिंस लगा के ये वैल्यूज पुट करनी है। तो इसमें जब वैल्यू रखोगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू यदि रखें तो कितनी आ जाएगी 1/2 हो जाएगी, वी नोट आई नोट 1/2, इसकी एवरेज वैल्यू रख दी, इनटू में कितना है कोस थीटा, प्लस का क्या है ये टर्म क्या हो जाएगा कंप्लीटली क्या हो 0, ये टर्म कंप्लीटली 0, ठीक है, यानी ये तो बचेगा अपने पास 1/2 कोस थीटा, 1/2 कोस थीटा। अब 2 को क्या लिख सकते हैं अपन, एवरेज वैल्यू ऑफ पावर जो अपन निकाल रहे हैं वो कितनी हो सकती है वी नोट अपॉन में √2 मल्टीप्लाई आई नोट अपॉन में √2 कोस थीटा, ये 2 था उसको √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं। तो अपन को पता है कि जो वोल्टेज या फिर करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू उनका √2 वैल्यू जो होती है वो कंप्लीट साइकिल में क्या होती है रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू के इक्वल होती है। एवरेज पावर जो कितना जाएगा रूट मीन स्क्वायर ऑफ वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट कोस, इसे क्या बोलेंगे पावर, इसे क्या बोलेंगे पावर की वैल्यू आएगी, ठीक है, ये कंडीशन ओके क्या है पावर। अब ये थीटा है इसकी कोसाइन वैल्यू है ना, थीटा क्या था फेज डिफरेंस लिया था वोल्टेज एंड करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस माना था वो थीटा लिया था, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, उसको क्या बोलेंगे पावर फैक्टर बोलेंगे। यानी पावर फैक्टर को यदि डिफाइन करना चाहे तो इस फॉर्मूले से कैसे डिफाइन हो जाएगा पावर फैक्टर, नेक्स्ट जो टॉपिक अपन लिख रहे हैं उसी से डिफाइन करना है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को इससे डिफाइन कर रहे हैं, यानी कोस थीटा जो है इससे कितना है एवरेज वैल्यू पी अपॉन में बी आर एम एस आई आर एम एस। इसका मतलब क्या है ये पावर तो था वो तो रियल पावर था, ये पावर तो क्या हो जाएगा रियल पावर, यानी एवरेज पावर या रियल पावर, रियल पावर अपॉन में नीचे वाला जो है ये क्या है इमेजिनरी पावर है, उसको क्या बोलेंगे इमेजिनरी पावर बोलेंगे, इमेजिनरी पावर, इमेजिनरी पावर, ठीक है ये वैल्यू। अब कोस की वैल्यू जो है डिफरेंट सर्किट्स के लिए क्या होती है डिफरेंट होती है, जैसे यदि प्योर पावर फैक्टर की वैल्यू डिफरेंट सर्किट्स के लिए डिफरेंट होती है, जैसे यदि प्योर रजिस्टर वाला सर्किट देख ले अपन, प्योर रजिस्टर, प्योर रजिस्टर में क्या हो रहा था थीटा की वैल्यू कितनी थी उसमें, थीटा की वैल्यू प्योर जब रजिस्टर ले रहे थे उस कंडीशन में वोल्टेज की वैल्यू V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, ऐसे करंट की वैल्यू भी कितनी आ रही थी V इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, दोनों में फेज डिफरेंस कितना आ रहा था 0 था, यानी थीटा की वैल्यू उस कंडीशन में कितनी 0 डिग्री, यानी उस कंडीशन में कोस की वैल्यू मैक्सिमम हो रही थी,
देन पावर फैक्टर वो कितना आ रहा था, मैक्सिमम, वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है। और यदि प्योर कैपेसिटर या फिर प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर देख लो या फिर प्योर इंडक्टर देख रहे हैं, तब उसमें क्या हो रहा था, प्योर इंडक्टर की जब बात कर रहे हैं, प्योर इंडक्टर में वोल्टेज करंट से पाई बाय 2 आगे था, और प्योर कैपेसिटर में वो करंट जो था वो वोल्टेज से पाई बाय 2 आगे था, 90 डिग्री का था। फेज डिफरेंस कितना था, 90 डिग्री, कोस 90 कितना हो जाएगा, 0, यानी मिनिमम हो जाएगा। कब होगा मिनिमम, जब क्या दे रखा है इसमें, प्योर कैपेसिटर या इंडक्टर है तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू 90, इस कंडीशन पावर फैक्टर क्या 0, मिनिमम हो जाएगा। कब मिनिमम होगा, जब ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, जो मिनिमम वैल्यू होती है cos की, मतलब पावर फैक्टर की मिनिमम वैल्यू अपन को ज्ञान होगी। ठीक है। और उसके बाद में देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, या फिर पहले इसी कंडीशन में जो करंट फ्लो होगा ना, इन दोनों कंडीशन में, जब क्या दे रखा हो, इस कंडीशन में, इस कंडीशन के लिए जब एवरेज वैल्यू निकालें, एवरेज वैल्यू पावर निकालेंगे, या फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल, एवरेज वैल्यू पावर निकालेंगे, तब कितना आएगा, बी आर एम एस आई आर एम एस कोस थीटा कोस 90 डिग्री। जब सर्किट प्योर इंडक्टर या फिर प्योर कैपेसिटर दे रखा है, तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू, इस कंडीशन में एवरेज पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। पावर तो 0 है, बट सर्किट में करंट तो फ्लो होगा ना। जब भी प्योर कैपेसिटर लेंगे, प्योर इंडक्टर लेंगे, उसमें एवरेज पावर तो 0 हो गया, बट करंट तो उसमें फ्लो करेगा। तो ऐसे करंट को क्या बोलते हैं, वोल्टलेस करंट। क्या बोलेंगे, वोल्टलेस करंट। क्या बोलेंगे, वोल्टलेस करंट। वोल्टलेस करंट कब होगा, जब कैपेसिटर, मतलब जो सर्किट हो कैसा था, प्योर कैपेसिटर का फिर प्योर इंडक्टर का, उस कंडीशन थीटा इज इक्वल 90 डिग्री, cos 90 0, एवरेज पावर कितना हो जाएगा उसमें, 0, यानी पर यूनिट टाइम जो वर्क डन है 0, बट उसमें करंट तो फ्लो होगा। ऐसे करंट को क्या बोलते हैं, वोल्टलेस करंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वोल्टलेस करंट। और वोल्टलेस करंट को कंट्रोल करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, चोक कॉइल। चोक कॉइल आपने देखा, वो जो ट्यूबलाइट होते हैं, ट्यूबलाइट में एक, उसके ट्यूबलाइट में पावर को कंट्रोल करने के लिए बीच में लगा रहता है, ट्यूबलाइट के नीचे साइड में चौक लगी रहती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक चौक लगी रहती है, उसको क्या बोलते हैं, चौक कोयल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चौक कोयल पावर को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट, अल्टरनेट करंट। नेक्स्ट देखो न्यूमेरिकल्स देखे इसमें। नेक्स्ट क्या बोला इसमें, एक अल्टरनेट सर्किट दे रहा है, अल्टरनेट करंट सर्किट दे रखा है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80 ओम। कितनी दे रखी है, 80 ओम। और जो एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू दे रखी है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू 100 ओम, और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू दे रखी है 40 ओम। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 ओम दे रखी है। तब अपन को कैलकुलेट करना है, पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है, यानी कोस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कोस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अभी कोस थीटा जो अपन ने कैलकुलेट किया है वो जो है, अभी कोस थीटा जो किसकी फॉर्म में कैलकुलेट किया था, जैसे इसमें टेन थीटा, कोस थीटा जो कैलकुलेट करें, देखो इसमें कोस थीटा कैसे कैलकुलेट होगा। अपन ने जो फेजर डायग्राम बनाया था आरएलसी सर्किट के लिए, फेजर डायग्राम या फिर इंडक्टिव रेजिस्टेंस वाला जो डायग्राम बनाया था, उसमें एक्स एक्सिस पे तो क्या लिया था, रेजिस्टेंस कैपिटल आर लिया था, और वाई एक्सिस पे क्या लिया था, इंडक्टिव रिएक्टेंस लिया था। इंडक्टिव रिएक्टेंस यहां तक तो मान लिया था, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल पूरा ही कितना है, जैसे एक्सएल यहां तक है पूरा, ये एक्सएल है, एक्सएल, और इस डायरेक्शन में क्या था, एक्स सी। अब इसमें से एक्सएल में से एक्स सी माइनस कर देंगे तो यहाँ तक कितना आ गया था, ये एक्सएल माइनस कितना था, एक्स सी, और यहाँ तक रेजिस्टेंस मान लिया था। इसका जो रिजल्टेंट निकाले थे उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, इम्पीडेंस से, जेड से रिप्रेजेंट कर रहे थे।
इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड से। जेड इज इक्वल टू ये एक्सएल माइनस एक्ससी है, तो ये भी कितना हो, एक्सएल माइनस एक्ससी, और ये कैपिटल आर है, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, ये 90 डिग्री और ये एंगल थीटा लिया था अपन ने। जब थीटा लेंगे तो अब इसके फॉर्म में निकालें तो कोस थीटा निकालना अपन को। कोस थीटा कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू जो होगी हाइपोटेनस जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस का कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, यानी इंपीडेंस की वैल्यू। ऐसे जो सर्किट बन रही है, ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, इसमें जो बेस है वो तो कैपिटल आर है और परपेंडिकुलर वो कितना एक्सएल माइनस एक्ससी है, ठीक है। तो यानी जो हाइपोटेनस बनेगी वो कितना हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस का कितना आ जाएगा आर स्क्वायर। ये इसका क्या बन गया, हाइपोटेनस बन गया। ये इसका थीटा एंगल है, तो यानी ये इंपीडेंस की वैल्यू है। कोस थीटा निकालना है। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, कैपिटल आर, और हाइपोटेनस कितना है, कैपिटल जेड। यानी क्या लिखेंगे इसको, कैपिटल आर अपॉन में जेड की जो वैल्यू हो कितनी होगी, एक्सएल माइनस एक्ससी। ये डिपेंड करेगा एक्सएल माइनस एक्ससी लेंगे या एक्ससी माइनस एक्सएल, इनकी वैल्यूज पे। यहाँ पे एक्सएल एक्ससी से लार्ज है तो एक्सएल माइनस एक्ससी करेंगे इसमें। यदि एक्ससी लार्ज होता है एक्सएल से तो एक्ससी माइनस एक्सएल करते हैं, ठीक है। प्लस का क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर। वैल्यूज रख दो इसमें तो पावर फैक्टर आ जाएगा। पावर फैक्टर है कैपिटल आर अपॉन में कैपिटल जेड। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 80। अब रूट एक्सएल माइनस एक्ससी, इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर करना है। 100 माइनस 40 कितना हो जाए, 60 का क्या करोगे स्क्वायर, प्लस आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर, यानी जो पावर फैक्टर होगा वो कितना आ जाएगा 80। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36 और 0 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। 80 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 एंड 0 का स्क्वायर 100, तो कितना आ जाएगा कोस थीटा जो आएगा वो वैल्यू कितना आ जाएगी 80। 36 प्लस 64 कितना होगा 100, तो यानी कितना हो जाएगा 10,000 होगा। कितना हो जाएगा 10,000। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 अपॉन में 10,000 का रूट करना है। 10,000 का जब रूट करोगे तो 10 से 10 कैंसिल आउट, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, यानी 4 अपॉन में 5 आ जाएगा। जो पावर फैक्टर उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 अपॉन में 5। 4 अपॉन 5 है। फिर इसको आगे भी सोल्व कर रखा है, 0.8 दे रखा है इसका आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बस ये क्वेश्चन है, ओके। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।